हेलो टू एवरीवन। सीएसआर नेट फिजिकल साइंस में हम लोग इससे पहले एटॉमिक फिजिक्स का एक टॉपिक किया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। ठीक है, उससे बेस्ड हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कशन किए थे और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी जाना था। अब आज के लेक्चर भी एटॉमिक फिजिक्स पर ही बेस्ड रहेगा, जिसमें हम वेक्टर एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे हैं। तो कई स्टूडेंट्स की कई बार क्वेरी रहती है कि सर एक ही सब्जेक्ट आप चला रहे हैं तो उसी सब्जेक्ट को आप आगे चलाते रहिए। तो ऐसा नहीं है। देखिए कई बार क्या होता है कि व्यूअर्स के ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं, तो टॉपिक वाइज भी कई बार बात आ जाती है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि लगभग जो है आपको सीएसआर नेट की वीडियोज़ जो है वो मिलती रहें टाइम टू टाइम। ओके, और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेक्टर एटॉमिक मॉडल। बहुत अच्छा टॉपिक है, आप अच्छे से समझिए इसको। और साथ ही साथ अच्छी प्रॉब्लम्स भी मैं लेकर के आया हूँ जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई हैं, चाहे वो डिफर हो, चाहे वो गेट हो, चाहे वो नेट एग्जाम हो। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट को जानते हैं हम लोग। तो वेक्टर एटॉमिक मॉडल, सबसे पहली बात आती है कि वेक्टर एटॉमिक मॉडल में हमने क्या क्या पढ़ना है। देखो, हमने बोर मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा, थॉमसन मॉडल पढ़ा, है ना, लेकिन इन सब के कुछ ना कुछ फेलियर सामने आए हैं। लेकिन वेक्टर एटॉमिक मॉडल के बहुत अच्छे सक्सेस सामने आते हैं कि जो फर्दर स्प्लिटिंग होती है एनर्जी लेवल्स की स्प्लिटिंग जो है वो, इसके बारे में हमने बोर मॉडल में पढ़ा था, जो कि काफ़ी परफेक्ट हमारे पास रिजल्ट आया था सामने और कुछ सक्सेस मेरे को बहुत अच्छा मिला था इसमें। लेकिन वेक्टर एटॉमिक मॉडल फर्दर फाइन स्प्लिटिंग के बारे में हमें बता पाता है, जैसे G1 स्प्लिटिंग है ना। इसके अलावा हमारे पास फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग है और हाइपर फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग है। इन सब के बारे में बताता है डिफरेंट केसेस में। तो उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि इसके क्या क्या हमारे पास सक्सेस हैं। लेकिन उससे पहले अभी वेक्टर एटॉमिक मॉडल जब हम पढ़ रहे हैं तो ये जाने कि हमें इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। तो देखिए, वेक्टर एटॉमिक मॉडल में हम टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट के चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, तो अब जब वो ऑर्बिट के चारों तरफ घूमेगा तो मोस्टली केसेस में पहले के साइंटिस्ट ने सोचा कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है सिर्फ और सिर्फ इसका। लेकिन फिर स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट हुआ तो उन्होंने देखा कि स्पिन भी है एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का। तो डिरैक ने अपने में ये बताया कि इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम भी होता है इलेक्ट्रॉन का, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के नाम से वो जाना जाने लगा। और उसकी लगभग प्रॉपर्टीज़ आप देखेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड है या हमारे पास जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, लगभग जो फॉर्मूले हैं वो सिमिलर से होते हैं जैसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में आता है। लार्मर प्रिसिशन और लार्मर फॉर्मूला भी हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में ही पढ़ते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और जी फैक्टर की वैल्यू भी हमें पता होना चाहिए कि सीएसआर नेट में एक बार 5 नंबर में ये पूछ लिया गया था। तो ऐसा नहीं कि ये दोबारा से किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जी फैक्टर की वैल्यू की जरूरत हमें एटॉमिक फिजिक्स में कई बार जो है देखने को मिलती है, जैसे कि टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट कई बार निकलवा लेता है क्वेश्चन में, तो जी का वैल्यू आपको पता रहना चाहिए। कई बार जी का वैल्यू हमें दे भी देता है। ठीक है, तो ऐसा करके हम इस वेक्टर एटॉमिक मॉडल को फिनिश करेंगे और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर हम लोग आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो मेरा टॉपिक सबसे पहले रहेगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। देखो, एक तो है क्लासिकल फिजिक्स जिसमें एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्ट फॉर्मूला होगा कि L वेक्टर दिस इज इक्वल टू mv/r। ठीक है, या mv×r होगा वैसे तो यहाँ पे, बट आप मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो ऐसा मान करके चलेंगे mv/r के बराबर है। दिस इज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, ये जो स्मॉल l है, आपने कई बार देखा होगा बुक्स में एटॉमिक फिजिक्स के कैपिटल L भी लिखता है यहाँ पे। तो डिपेंड करता है कि हमारे पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है या मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो कैपिटल L आप यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमारे पास होता है अंडर रूट में L ऑफ L+1 ऑफ h कट। ठीक है, इस प्रकार से हम बात करते हैं। यहाँ पे ये एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू होता है। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ से कि जो इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ घूम रहा है ऑर्बिट में, वो आप ऐसा समझ सकते हैं कि इट एक्ट एज ए डाइपोल, है ना, डाइपोल की तरह, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह आपको सेक्ट करवा सकते हैं। क्योंकि जब ऊपर से देखेंगे आपको तो एक आपको जो है मान लीजिए इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ हमारे पास, नॉर्थ पोल की साउथ पोल, ये हमारे पास हो गया नॉर्थ पोल। ठीक है, तो नॉर्थ पोल जब इधर से देख रहे हैं तो नॉर्थ पोल, उधर से देख रहे हैं तो साउथ पोल, तो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट कर रहा है ये। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसा भी ट्रीट कर सकते हैं, करंट कैरिंग लूप की तरह भी आप इसको मान सकते हैं। तो करंट कैरिंग लूप के लिए आप मैग्नेटिक मूवमेंट क्लास 12th में फाइंड आउट भी करवाते हैं, मैं यहाँ पर भी फाइंड आउट करवा देता हूँ आपको किस प्रकार से। ठीक है, देखो मैग्नेटिक मूवमेंट की हम बात करते हैं। ठीक है, तो म्यूएल से मैं इसको डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, तो म्यूएल का वैल्यू हमारे पास रहेगा करंट इनटू एरिया।
तो ये वेक्टर क्वांटिटी है दरअसल, बिकॉज एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो दिस इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब यहां से करंट कितना हो जाएगा, ई अपॉन में ये हो जाएगा क्यू अपॉन टी होता है ना, चार्ज अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा ई अपॉन टी। ओके, और ये हो जाएगा एरिया, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद बताइए ई अपॉन में, और ये क्या चीज है, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ना, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कितने के बराबर होगा, 2 पाई आर डिवाइड बाई वी, ठीक है, सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय द वेलोसिटी, और इनटू में हो जाएगा यहाँ से पाई आर स्क्वायर। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ से वैल्यू कितना आ रहा है, EV/2, ठीक है। तो काफी जाना माना एक्सप्रेशन है, मैग्नीट्यूड वाइज जब आप बात करेंगे तो ये मेरे पास वैल्यू आती है। अब ये जो VR है यहाँ से, ये VR आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो L/m आ जाएगा, तो वो वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा E/2m, ठीक है, और L वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। दैट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास जो μL का मैग्नीट्यूड है दैट कम्स आउट टू बी E/2m एंड ये h कट, और अंडर रूट में हो जाएगा L ऑफ L+1, और ये EH/2m जो है ये हमारे पास होता है बोहर मैग्नेटॉन, काफी जाना माना एक्सप्रेशन है EH/2m, और इसका वैल्यू भी आप ध्यान रखिएगा 9.27 × 10⁻24 जूल पर टेस्ला, ठीक है। कई बार यूज हो जाता है न्यूमेरिकल्स में भी, और इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइड कर दीजिएगा इसको 1.6 × 10⁻19 से। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है किसकी, मैग्नेटिक मोमेंट की। दैट मीन्स हमारे पास इसको हम कह सकते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। दैट मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन विच ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अब यहाँ पे एक और अच्छी क्वांटिटी भी आती है कि जब μL/L आप निकालते हैं, ठीक है, μL/L, तो ये मेरे पास आता है E/2m, ठीक है, E/2m, और मैंने यहाँ पे मॉडुलस इसलिए लिया है बिकॉज हो सकता है नेगेटिव साइन आप लें, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो होता है वो नेगेटिव में होता है, तो आप मैग्नीट्यूड वाइज जब आप बात करेंगे तो ये हमारे पास होगा, और दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लिया है तो यहाँ पर भी वेक्टर था, ठीक है, तो इस प्रकार से आ जाएगा। और इस क्वांटिटी को बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, इसको बोलते हैं जाइरोमैग्नेटिक रेशो, ठीक है, जाइरोमैग्नेटिक रेशो, ठीक है, जाइरोमैग्नेटिक रेशो, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहां पर ये जो फॉर्मूला मैंने डिराइव किया है मैग्नेटिक मोमेंट का, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का, ये एक्चुअल फॉर्मूला इसका क्या होता है मैं बताता हूं, ये एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है इसका, ठीक है, हल्की सी मॉडिफिकेशन इसके अंदर चाहिए। आप क्या करेंगे, इसको GL से आप मल्टीप्लाई कर दें। GL क्या चीज है, GL हमारे पास G फैक्टर होता है। देखो जब हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात करें, या स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, या टोटल मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, ठीक है, तो ऐसे केसेस में एक हम यहाँ G फैक्टर अज्यूम करके चलते हैं। ये G फैक्टर हमें सिर्फ और सिर्फ जो स्टेट्स होती हैं उनकी डीजनरेसी के बारे में थोड़ा हमें बताता है, ठीक है। तो यहाँ GL का वैल्यू कितना होता है, GL का वैल्यू इस केस में 1 होता है। जब ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो GL का वैल्यू कितना लिया जाता है, 1। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता तो GL का वैल्यू, GS यूज करते, इसका वैल्यू कितना होता है, 2, ठीक है, बट एग्जैक्ट वैल्यू 2 नहीं होती, 2.00 समथिंग 73 होती है। और ये हल्का सा जो माइन्यूट डिफरेंस है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा होता है तो वो रेडिएशन फील्ड से वो इंटरेक्ट जब करेगा तो वो हम अज्यूम करके चलते हैं, तो एक्स्ट्रा फैक्टर्स की वजह से हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास एक्सप्रेशन था, ठीक है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का। ओके, अब आप एक बात बताइए यहाँ से कि ये जो हमारे पास वैल्यू आ रहा है और जो L है, ठीक है, आप इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस देख सकते हैं एक चीज का, नेगेटिव साइन का है ना, बाकी तो मैग्नीट्यूड वाइज में हल्का सा डिफरेंस है कि कांस्टेंट क्वांटिटी और L है ना, ठीक है। तो ये हमें ये बता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से, कि ये जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है, ये दोनों आपस में क्या होगी, इक्वल एंड अपोजिट, है ना। इक्वल एंड अपोजिट नहीं कह सकते, अनइक्वल है, E/2m से मल्टीप्लाई, बट अपोजिट डायरेक्शन में तो पक्की बात है। एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दैट कंटेन्स दैट ऑर्बिट, है ना, जो भी ऑर्बिट है हमारे पास उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। तो अगर मैं इसको फिगर से डिनोट करना चाहूं तो फिगर में आप इसको किस प्रकार से दिखाएंगे, मान लेते हैं ये हमारे पास में न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो एक करंट कैरिंग लूप की तरह एक्ट कर रहा है ना, तो करंट कैरिंग लूप की तरह है, मैग्नेटिक मोमेंट भी है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली बात है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस प्रकार से जनरेट हो रही होगी हमारे पास। इसकी डायरेक्शन जो है ना वो आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा है तो इस प्रकार से लेकर के आप इस प्रकार से देखेंगे, तो ये आप, ठीक है, इस वाले रूल से, मैक्सवेल राइट हैंड रूल से आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से जो है हमारे पास डायरेक्शन आने लग रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से करंट कैरिंग जो हमारे पास लूप है इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, डायरेक्शन आप चेक कर लीजिएगा, इस प्रकार से
हमारे पास डायरेक्शन आती है। ओके, लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूं वो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम जो है इनकी डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। तो दोनों क्या है, हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होंगे एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर इधर हमारे पास एल वेक्टर लग रहा होगा तो इधर की डायरेक्शन में हमारा क्या लग रहा है, म्यू एल वेक्टर लग रहा है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा देखिए इस पिक्चर को, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एल और म्यू एल की डायरेक्शन अपोजिट है, ये बात मैं आपको यहां से बताना चाह रहा था। अब यहां से थोड़ा सा लार्मर प्रिसीशन पे आते हैं हम लोग। लार्मर प्रिसीशन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इस एटम को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दीजिए। ठीक है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में हम लोग जेड एक्सिस मानते हैं, तो अगर इस जेड एक्सिस के अलोंग आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ऐसे केस में क्या होगा कि क्योंकि इसका मैग्नेटिक मोमेंट है, इस केस में ना मैग्नेटिक मोमेंट जीरो तो नहीं है ना, है हमारे पास। ठीक है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कुछ बी एक्सटर्नल आप यहां पर अप्लाई भी कर रहे हैं, चलो ठीक है। तो क्या यहां पे कोई टॉर्क प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। यहां पे टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास डी एल, स्मॉल एल यूज कर रहे हैं तो स्मॉल एल फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम डिवाइड बाई डी टी एंड दिस इज इक्वल टू म्यू एल क्रॉस बी। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की टर्म्स में जब टॉर्क निकाला जाता है तो ये फॉर्मूला आता है म्यू एल बी साइन थीटा, कंप्लीट फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब क्योंकि देखो बी एक्सटर्नल भी आप यहां पर जो है एक्ट करवा रहे हैं, म्यू एल है वो भी जीरो नहीं है इस केस में, तो आप ऐसा समझिए कि टॉर्क जो है इस केस में एक्ट करेगा और साथ ही साथ में क्योंकि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डीएल वेक्टर के, तो आप देखिए कि एल वेक्टर का जो वैल्यू है वो भी क्या होता रहेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो एल का डायरेक्शन चेंज होगा दरअसल यहां से, बट हम ये कहेंगे कि मैग्नीट्यूड वाइज उसका वैल्यू सेम है, दैट वाज अंडर रूट ऑफ एल ऑफ एल प्लस वन एच कट, वो मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन उसकी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। क्यों चेंज होगी, उसका भी एक कारण है दरअसल। देखो यहां से टॉर्क एक्ट कर रहा है, उसकी वजह से ये एल की डायरेक्शन चेंज होगी तो पक्की बात है। ठीक है, और इसका एक और रीजन आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इस सिस्टम में कोई भी सिस्टम हो चाहे वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करना चाहता है हमेशा। तो ये क्या करता है कि एंगुलर मोमेंटम हमेशा जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसके डायरेक्शन में ये इसको अलाइन करना चाहेगा। ठीक है, देखिए अगर मैं इसके पिक्चर बनाना चाहूं तो आप कुछ ऐसा बनाएंगे। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बता रहा हूं मैं किस प्रकार की पिक्चर बनती है, लार्मर प्रिसीशन बोला जाता है इसको। ठीक है, देखिए ये हमारे पास हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, इस डायरेक्शन में आपका एल वेक्टर लग रहा है, इस डायरेक्शन में आपका म्यू एल वेक्टर लग रहा है। ठीक है, और यहां इस डायरेक्शन में आप लोग मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो एक्ट करवा रहे हैं, बी एक्सटर्नल के नाम से मैं इसको बता देता हूं। ठीक है, तो इनके बीच का ये जो एंगल है दैट वाज थीटा दरअसल। तो हम थीटा यहां पर क्या कहेंगे, जो कि म्यू एल बी साइन थीटा भी कह सकते हैं आप लोग, वो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, या फिर आप मैग्नेटिक मोमेंट भी कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो दैट वाज एंगल थीटा। ओके, अब यहां पर बात ये आती है कि लार्मर प्रिसीशन के अकॉर्डिंगली ये एल वेक्टर है वो अपनी डायरेक्शन को लगातार चेंज करता रहेगा बिकॉज देयर इज अ टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, एक्चुअल में ये इस प्रकार की शेप बनाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार की शेप बना देगा, इसके चारों तरफ इस प्रकार से ये ऐसे एक कोन शेप बना देगा। ठीक है, सॉलिड कोन जो है हमारे पास होता है ना, कोन शेप उस प्रकार का बनाएगा। ठीक है, सॉलिड नहीं बना सकता, सॉलिड नहीं, लेकिन कोन की शेप बनेगी। ठीक है, दैट मींस हम ऐसा कह सकते हैं कि दिस एल वेक्टर this precess about this external magnetic field and forms a cone around that, है ना, एक कोन जो है उसके अराउंड बन जाएगा जिसका सेमी वर्टेक्स एंगल आप देख रहे हैं, सेमी वर्टेक्स एंगल कितना है, थीटा के बराबर है। कंप्लीट आप एंगल देखेंगे तो 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से बात ये आती है कि लार्मर जो फॉर्मूला है, क्योंकि ये ऐसे रोटेट करेगा ना इसके चारों तरफ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ, तो इसका कुछ ना कुछ लार्मर फ्रीक्वेंसी भी होगा। ठीक है, इस फिनोमिना को तो लार्मर प्रिसीशन बोल दिया, जिसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब किसी एटम पर एक्ट करवाया जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है या फिर मैग्नेटिक मोमेंट है वो प्रीसेस करता है अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दैट फॉर्म्स ए कोन एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड लार्मर प्रिसीशन। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा लार्मर प्रिसीशन। ठीक है, और अब मैं यहां से ड्राइव करने जा रहा हूं लार्मर फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, या लार्मर फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है। ठीक है, लार्मर फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो एक्सप्रेशन क्या आएगा, तो उसको मैं यहां से डिराइव करता हूं कि ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और इस प्रकार से हमारे पास कोन शेप बनने लग रहा है। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं कि इधर की तरफ हमारे पास क्या लग रहा होगा, एल वेक्टर लग रहा है, और इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास क्या लग रहा है, म्यू एल वेक्टर लग रहा है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में आपने अप्लाई कर ही रखा है। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ये एंगल कितने के बराबर है, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां से आप ये दिस इज द सेंटर ना, यहां से इसका सेंटर बनेगा,
तो आप जो ये रोटेशन जो होने लग रहा है ना, इस रोटेशन का ही आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है कि ये जो एल है जो अपने डायरेक्शन चेंज करने लग रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के उसमें, तो यही इसी के रोटेशन की वजह से जो फ्रीक्वेंसी डेवलप होगी वो फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इसके सेंटर से आप इस लाइन को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। इस लाइन को जो आप ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो एंगल आता है ना, दिस एंगल एक्चुअली 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, ओके। अब इसके बाद देखिए एक छोटा सा मैं और चेंज देखने लग रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर चेंज भी होगा ना, देखने को मिलेगा आपको। टॉ का फॉर्मूला कितना होता है, dl/dt होता है ना, तो dl/dt में जो dt है तो थोड़े समय के लिए आप चेंज देख रहे हैं, वो dl देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ सेंटर से ये मैं डिस्टेंस मान लेता हूँ, लेट अस कॉल दिस एज, ठीक है, dl वेक्टर, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर ये थीटा है हमारे पास और ये l है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये आप देखिए कितना है। ये डिस्टेंस क्यों देखना है आपने, देखो ये जो एंगल बनेगा ना इस केस में, ये वाला जो एंगल स्मॉल एंगल, दैट वाज d5, ठीक है। ये स्मॉल एंगल कितना बन रहा है, d5 बन रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने एक छोटा सा एलिमेंट, जैसे एलिमेंट कंसिडर नहीं करते फिजिक्स में, वैसे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया है, ठीक है, जिसमें चेंज इन एंगुलर मोमेंटम थोड़े समय के लिए वो कितना है, dl है, एंड इट मेक्स एंगल d5 विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, लेट अस कॉल दिस O, ठीक है, इस सर्कल के चारों तरफ, ठीक है। और इस प्रकार से कोण तो ये बनेगा ही, कोण तो इस प्रकार से बनने ही वाला है। नीचे भी इसी प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक है, नीचे भी आप इसी प्रकार से बना सकते हैं। ये तो कुछ लाइट कोण जैसा नजर आ रहा है ना, रिलेटिविटी में पढ़ते हैं, ठीक है, ओके। अब बात आती है कि ये जो d5 एंगल है ये आप कैलकुलेट करिए, तो उससे आपको क्या मिलेगा, ओमेगा मिलेगा। कैसे, देखो d5 एक्चुअल में होता है ओमेगा dt, है ना, ओमेगा इज इक्वल टू d5/dt होता है ना, तो d5 का आप लिख सकते हैं ओमेगा dt, तो यहां से ओमेगा है आपके पास, तो ये एंगल को डिनोट कर रहा है, स्मॉल एंगल को। तो एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो मैं एंगल का फॉर्मूला यूज कर लूंगा आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। चलिए अब यहां से देखिए ये जो आर्क है, तो ये आर्क लेंथ कितना है, दिस आर्क लेंथ नथिंग बट dl, तो यहां पर हो जाएगा dl वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लेता हूं, अपॉन में कितना हो गया, रेडियस। तो रेडियस कौन सा है, रेडियस, दिस इज द रेडियस, ठीक है, ये रेडियस है मेरे पास में। अब देखो अगर ये l होगा, ठीक है, ये हाइपोटेनस है ना, और ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, और ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, l sin थीटा। मैग्नीट्यूड वाइज देखें ना, तो ये हमारे पास कौन सा कंपोनेंट टूटेगा, l sin थीटा, तो हमारे पास हो जाएगा ये l sin थीटा, ठीक है। चलो अब यहां से ऐसा कह सकते हैं कि ओमेगा का फॉर्मूला आ गया dl/dt, और यहां से l sin थीटा, और dl/dt कितने के बराबर था, टॉ के बराबर था ना, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा टॉ, तो टॉ का मैग्नीट्यूड हम बात कर रहे हैं, अपॉन में l sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू, ये टो का मैग्नीट्यूड कितना हो गया यहाँ से, ये होता है म्यू एल, और इसके बाद बी एक्सटर्नल, ठीक है, और साइन थीटा, और डिवाइड बाय हो जाएगा एल साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा से ये साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और ये जो म्यू एल बाय एल था, इसको मैं क्या कह रहा था, जाइरोमैग्नेटिक रेशियो, जिसका वैल्यू कितना था, E/2m आया था ना हमारे पास, E/2m, तो ये हो जाएगा EB/2m। और क्योंकि ओमेगा अगर EB/2m है तो न्यू का वैल्यू कितना आ गया, यानी लार्मर फ्रीक्वेंसी को न्यूएल से डिनोट कर देता हूं, ये लार्मर फ्रीक्वेंसी कितना आ गया यहाँ से, EB/में 4πm, तो काफ़ी फेमस एक्सप्रेशन है, EB/में 4πm, ये मेरे पास आएगा लार्मर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ओके। अब मैं नेक्स्ट जिसकी बात करने जा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड स्पेस क्वांटाइजेशन, है ना, स्पेस क्वांटाइजेशन बोलते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो थीटा एंगल है ये क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो थीटा एंगल यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। आप सोचेंगे थीटा एंगल कैन बी रैंडम, नहीं, ऐसा नहीं है, थीटा एंगल रैंडम नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ से, थीटा रैंडम नहीं है, थीटा एक्चुअल में क्वांटाइज्ड है दरअसल, ठीक है। इसकी वैल्यूज़ हमें जो मिलने वाली हैं वो निश्चित तौर पर हमें सर्टेन वैल्यूज़ ही मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि सारे केसेस पॉसिबल है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा इस एल वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर, और साथ ही साथ में जब आप यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन डालेंगे, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन इधर की तरफ डालेंगे, तो ये जो आपके पास आएगा, क्योंकि ये z एक्सिस है ना, तो ये आपके पास क्या आएगा, z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना, z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और ये क्योंकि एंगल 90 डिग्री बन जाएगा ना इस केस में, ठीक है, और ये कितना हो गया, एंगुलर मोमेंटम l हो गया, तो यहां से आप कोस थीटा निकाल लीजिए, ठीक है, कोस थीटा निकाल लीजिएगा ना, क्योंकि ये बेस है और ये हाइपोटेनस से बेस मुझे मालूम है, z कंपोनेंट को इससे डिनोट करते हैं LZ से, ठीक है। तो थीटा यहां पर रैंडम नहीं है, थीटा यहां पर जो है सर्टेन वैल्यूज को ही अटेन करता है, और इसी को हम बोलते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन। मतलब कि किसी एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर इन द स्पेस, तो क्या होता है कि दिस एंगल थीटा शुड बी क्वांटाइज्ड इन नेचर,
ठीक है। या आप सिंपल तौर पे ऐसा भी कह सकते हैं कि जो z कंपोनेंट है ना ये एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है, ये z कंपोनेंट जो होता है एंगुलर मोमेंटम का, दिस शुड बी क्वांटाइज्ड और यू से दैट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h कट, आप ऐसा भी कह सकते हैं। मतलब कि Lz से मैं इसको डिनोट कर देता हूं इस साइड में, दिस इज Lz, सो Lz इज नथिंग बट वी से दैट इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द h कट, ठीक है, ml h कट हमारे पास वैल्यू होती है। और ये है हमारे पास L वेक्टर, तो L वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको पता ही है कितना होता है, अंडर रूट में L ऑफ L+1 h कट, ठीक है। चलिए, तो इस ट्रेंगल के अंदर, ये वाली ट्रेंगल में आप कोस थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, तो थीटा की कुछ सर्टेन वैल्यू आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो कोस थीटा मेरे पास कितना आएगा, तो आप देख सकते हैं Lz डिवाइड बाय L, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहां से आ जाएगा आपका ml डिवाइड बाय अंडर रूट में L ऑफ L+1 और ये h कट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं थीटा इज नथिंग बट कोस इनवर्स ऑफ ml डिवाइड बाय अंडर रूट में L ऑफ L+1, ठीक है। सो दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कहने लग रहा है कि अगर हमें L का एक पर्टिकुलर वैल्यू दिया है तो ml की कुछ सर्टेन वैल्यूज ही हमारे पास होते हैं जिसकी वैल्यूज -L से लेकर के L तक लाई करेंगी, इसलिए इस थीटा की वैल्यू भी कितनी होती है हमारे पास, उतनी ही जितनी ml की वैल्यू लाई कर रही है ना, -L से L तक। मतलब देखो ml की वैल्यू कितनी लाई करती है किसी पर्टिकुलर L की वैल्यू के लिए, 2L+1 टोटल, है ना, टोटल कितनी वैल्यूज होती हैं 2L+1 -L से L तक। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो थीटा की हमारे पास जो वैल्यूज आने वाली है ना वो भी टोटल कितनी आएंगी 2L+1 आएंगी, ठीक है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं हमारे पास L का वैल्यू 2 के बराबर है, ठीक है। L का वैल्यू कितना है 2 के बराबर है। अगर L का वैल्यू 2 के बराबर है इसका मतलब M का वैल्यू कितने के बराबर है, ये ml से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ ml, दिस कम्स आउट टू बी -2 से लेकर के 2 तक, सो -2 -1 0 1 एंड 2। दैट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि z कंपोनेंट ऑफ दिस एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट h कट से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, mh कट है ना, तो यहां से हो जाएगा 0, ठीक है, +- h कट और +-2h कट, ये हमारे पास हो जाएगा वैल्यूज, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं यहां से थीटा का वैल्यू, ठीक है, तो थीटा का वैल्यू कौन कौन सी आएंगे आपके पास, आप देख लीजिए, कोस इनवर्स, ठीक है। देखो सबसे पहले L को मैं क्या करता हूं यहां से, ये 0, ठीक है, L का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो यहां से 1 आ जाएगा और यहां से कितना हो गया 0 हो गया ना। देखिए जब L का वैल्यू हमारे पास कितना है, फिक्स है ना, L का वैल्यू मैंने 2 कंसिडर कर लिया ना, तो इसका वैल्यू चलो 2 कंसिडर कर लिया, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अंडर रूट में 2 × 2+1, ये हो गया अंडर रूट 6, है ना। तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा अंडर रूट 6। अब डिनोमिनेटर में वैल्यूज लाई कर रही है तो 0 डिवाइड बाय अंडर रूट 6, इसके अलावा कोस इनवर्स, फिर इसके बाद आएगा हमारे पास +-1 डिवाइड बाय रूट 6 और ये 2 वैल्यूज आएंगे दरअसल, ठीक है। और इसी प्रकार से 2 वैल्यूज आपके पास जाएंगे +-2 बाय रूट 6, तो टोटल कितनी वैल्यूज आ गई आपके पास 1 2 3 4 5 टोटल वैल्यूज आपके पास आ रही हैं थीटा की भी और सिमिलरली m की वैल्यूज भी। तो हम ऐसा कह रहे हैं कि थीटा यहाँ पर क्या है क्वांटाइज्ड है, मतलब ऐसा कह सकते हैं थीटा जो है वो कुछ सर्टेन वैल्यूज अटेन करेगा। दिस टर्म इज कॉल्ड स्पेस क्वांटाइजेशन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन, ठीक है। अगर आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है एंगुलर मोमेंटम का, तो अब मैं नेक्स्ट प्रोसीड करता हूं स्पिन एंगुलर मोमेंटम पे, क्योंकि ये फिनोमिना में जितने भी हमारे पास एक्सप्रेशंस आ रहे हैं वो लगभग सिमिलर आपको मिलने वाले हैं, चाहे वो टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात हो चाहे वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात हो, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं कि स्पिन के बारे में कैसे पता चला साइंटिस्ट को। देखिए क्या होता है कि अगर हम थीटा की टोटल वैल्यूज को 2L+1 मान के चले ना, 2L+1 मान के क्या चले, होती हैं थीटा की 2L+1 डिस्क्रीट वैल्यूज है ना, तो ऐसे केस में क्या होगा कि L की कोई भी वैल्यू हो, मेरे को यहाँ पे वैल्यूज क्या मिलने वाली है, ओड मिलने वाली है ना, क्योंकि +1 हो रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे ये हमेशा थीटा की टोटल वैल्यूज ओड मिलती हैं, पर क्या ऐसा हमेशा पॉसिबल है, ऐसा नहीं हुआ। कब, जब स्टैन गेरलैक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, ठीक है, स्टैन गेरलैक एक्सपेरिमेंट। स्टैन गेरलैक एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि जो सिल्वर एटम्स हैं उनको नॉन होमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया था, ठीक है, और बल्कि आप ऐसा कहिए कि स्ट्रीम ऑफ दी हमारे पास सिल्वर एटम्स दीज आर पास्ड थ्रू दी इनहोमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड। इनहोमोजेनस सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया गया था क्योंकि उनके ऊपर फोर्स लग पाए, ठीक है ना। क्या होता है कि हमारे पास z कंपोनेंट जो होता है ना फोर्स का, आप उसका एक्सप्रेशन देखना स्टैन गेरलैक एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dB/dt होता है हमारे पास, ठीक है। समय के साथ जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी ना तभी फोर्स भी एक्ट कर पाएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग उसको इनहोमोजेनस कंसीडर करके चलते हैं। तो स्टैन गेरलैक एक्सपेरिमेंट में जो सिल्वर एटम्स है दीज शुड बी पास्ड थ्रू द इनहोमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होगा कि अगर हम लोग आगे एक डिटेक्टर लगा दें, ठीक है, तो वहां से हम चीजों को मेजर कर पाएंगे कि भाई स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना है या z कंपोनेंट उसका कितना है, इन सब बातों के बारे में पता लगा सकते हैं हम लोग। तो क्या किया गया कि वहां से ओड हमारे पास
वैल्यू आनी चाहिए ना थीटा की, लेकिन ओड नहीं आया हमारे पास, 2 डिस्क्रीट वैल्यूज आई, इवन आया हमारे पास। ठीक है, तो 2 भागों में बट जाता है दरअसल। ठीक है, सिल्वर एटम्स इस प्रकार से गया और 2 भागों में बट गया हमारे पास। तो अब ये सोचा गया कि हमारे पास भाई ये 2 भागों में अगर बटा है तो इसका मतलब 2 ही एंगल एग्जिस्ट कर रहे हैं इस केस में। तो ठीक है, तो 2 एंगल कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं जबकि यहाँ पर तो ओड है। ठीक है, तो जब थोड़ा दिमाग लड़ाया गया तो ऐसा सोचा गया कि सिल्वर एटम्स का जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसमें आता है 5s1, 5s1 आता है ना इस केस में। तो 5s1 का मतलब क्या हो गया कि L का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 0, है ना, S स्टेट के लिए L का वैल्यू कितना हो गया 0। तो टोटल मुझे जो थीटा की डिस्क्रीट वैल्यू मिलनी चाहिए वो कितनी मिलनी चाहिए मुझे, थीटा इज इक्वल टू 2 × 0 + 1, है ना। इसका मतलब तो सीधा पास हो जाना चाहिए था, सिल्वर एटम तो सीधा पास हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो 2 भागों में बटा है। इसका मतलब देयर शुड बी, ठीक है, अब ये डिरैक की बात है, अब ये जो बात कर रहा हूं मैं, डिरैक जिसने रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, उसी के दिन है ये सब। ठीक है, तो डिरैक ने ये बताया कि पक्की बात है कि इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम भी पॉजेस कर रहा है। ठीक है, और इसको नाम दिया गया स्पिन एंगुलर मोमेंटम। वैसे ही जैसे हमारे पास अर्थ जब रोटेट कर रही होती है सन के चारों तरफ, तो वो ऑर्बिट में ऐसे इलिप्टिकल में मूव तो करती है, साथ ही साथ में अपनी एक्सिस के चारों तरफ, अपनी एक्सिस में भी वो रोटेट कर रही होती है। ठीक है, तो अपनी एक्सिस के अबाउट भी वो स्पिन कर रही होती है और साथ ही साथ सन के अराउंड भी वो रोटेट कर रही होती है। तो सेम यहां पर भी कहा गया कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे स्पिन करने लग रहा है, इसलिए उसका एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। तो इस प्रकार से एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिसका नाम स्पिन है वो दिया गया, और इस s का वैल्यू कहा गया, ये 2 भागों में बढ़ता है तो s का वैल्यू हाफ होगा। दैट मीन्स इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर है, इसका वैल्यू हमारे पास हो जाएगा ms का वैल्यू ±हाफ। और यू से दैट कि z कंपोनेंट जो हमारे पास होगा इस स्पिन का, दैट वाज ms h कट, सेम वही सेम कहानी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ±हाफ h कट। अब वो फॉर्मूले भी सेम टू सेम आएंगे आपके जो हमने पहले डिराइव करे थे। कौन कौन से, जैसे उदाहरण के तौर पे थीटा का था ना फॉर्मूला, तो थीटा का फॉर्मूला इस केस में कौन सा होगा, इसमें हो जाएगा कोस इनवर्स, ठीक है, और ms डिवाइड बाय अंडर रूट में s ऑफ s + 1। तो यहाँ से आप एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं कितने एंगल पे हमारे पास गए। ठीक है, क्या करिए आप लोग, s का वैल्यू तो हाफ ही होता है ना हमारे पास, s का वैल्यू हाफ होता है, फिक्स्ड है, तो यहाँ पर हाफ रखिए, हाफ इंटू हाफ + 1 ऐसा रखा आपने, और ms का वैल्यू एक बार +हाफ और एक बार -हाफ, ऐसा आपको 2 एंगल देखने को मिलेंगे। तो वो दोनों एंगल्स की आप वैल्यू याद रख ले तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वो 2 एंगल हमारे पास होता है लगभग 54 डिग्री, और एक हमारे पास आता है 125 डिग्री का अप्रॉक्स। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है 54.8 है कितना है, ठीक है, बट ये आप वैल्यूज याद रखें ना, 54 और 125। तो ये एंगल्स आप जब कैलकुलेट करेंगे ना, s का वैल्यू हाफ और ms का वैल्यू ±हाफ, तो एंगल थीटा आपके पास ये वैल्यूज आती हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं यहां से कि जो मैग्नेटिक ठीक है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, इसकी अगर मैं बात करूं तो वही सेम कहानी जैसे हमने वहां पढ़ा था। दैट मीन्स ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर s वेक्टर लाई कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में μs वेक्टर लाई कर रहा होगा। ठीक है, और मैंने इसको इस डायरेक्शन में इसलिए दिखाया है क्योंकि z कंपोनेंट में अगर मैग्नेटिक फील्ड लग रहा होगा देन दिस शुड बी प्रीसिस, सेम टू सेम, वैसे के वैसे, मतलब इसके ऊपर भी टॉर्क लग रहा है ना, टॉर्क उसमें भी लग रहा था, टॉर्क इसके अबाउट भी लग रहा है, और फिर दोनों टॉर्क जब कपल करेंगे या इंटरेक्ट करेंगे तब मैं कहूंगा कि टोटल एंगुलर मोमेंटम आपका सामने आता है, विच इज नथिंग बट j। ठीक है, अब वो जब कपल होता है ना तो वेक्टर एडिशन रूल फॉलो करता है। तो वेक्टर एडिशन में क्या होता है कि j = l + s भी हो सकता है, l - s भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है इसका वैल्यू हो जाएगा μs वेक्टर, ठीक है, और इसको आप सेम उसी प्रकार से लिखेंगे जैसे हमने μl लिखा था, दैट मीन्स माइनस का e/2m, और यहां से हो जाएगा s वेक्टर। ठीक है, और मैंने कहा था कि इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर आएगा g फैक्टर, जो कि इसकी डिजनरेसी के बारे में बता रहा होगा। तो इस केस में क्योंकि 2 फोल्ड डिजनरेट है ना, आप देख सकते हो 2 फोल्ड कह सकते हैं आप, 2 टाइम्स डिजनरेट हुआ है ना 2 एंगल्स के अंदर, इसका तो वैल्यू फिक्स है। ठीक है, तो gs = यहाँ पर कितना वैल्यू होगा 2, लेकिन gs का वैल्यू जो है ना वो एग्जैक्ट वैल्यू 2 नहीं होता, 2.00 समथिंग होता है, और ये समथिंग वैल्यू जो आती है ना वो इस वजह से आती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो रेडिएशन फील्ड जो होता है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, तो वो फील्ड थ्योरी का पार्ट है, हम उसको नहीं स्टडी करेंगे, आप 2 ही मान करके चलिए इसका वैल्यू। ठीक है, 2 आप gs का वैल्यू मान के चलिए। ओके, मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड वाइज भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। μs कितना आ गया यहाँ से e/2m, ठीक है, और ये gs का वैल्यू 2 है, एंड मल्टीप्लाइड s वेक्टर हो जाएगा s ऑफ s + 1, ठीक है, और h कट। ठीक है, तो हो जाएगा 2 μb, ठीक है, और अंडर रूट में s ऑफ s + 1। ठीक है, आपको पता है इसका वैल्यू कितना होता है, हाफ, तो यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 μb, और यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट में हाफ ऑफ हाफ + 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/4,
है ना, 3/4 हो गया ना, और 4 को जब रूट से बाहर लेंगे तो 2, ये 2 से कैंसिल आउट होगा, तो कितना आंसर आ गया √3 μb। तो काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, दिस इज द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एंड दिस इज फिक्स्ड, है ना, फिक्स्ड ही रहेगा इसका वैल्यू √3 μb। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू रहता है और डायग्राम मैंने आपको बना ही दिया था। अब मैं बात करता हूँ कि जब हमारे पास वेक्टर एटॉमिक मॉडल है, तो वेक्टर एटॉमिक मॉडल में क्या होता है कि ये जो टॉर्क हम कंसिडर करके चल रहे हैं अबाउट एल, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल मोशन की वजह से टॉर्क और स्पिन जो मोशन है उसकी वजह से जो टॉर्क, ये दोनों आपस में कपल करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, आपस के अंदर इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, आप ऐसा कह सकते हैं। और ये जो हमारे पास जे होता है ना, जे, ठीक है, देखो ऐसा है कि ये जो एल और एस है, ये दोनों जुड़ करके हमारे पास क्या बनता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम जे बनता है। अब ये जो जे है हमारे पास, मैं स्मॉल से डिनोट कर रहा था, तो जे आप स्मॉल से डिनोट कर लें क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आप मान के चल रहे थे, तो जे इज इक्वल टू एल प्लस एस हो जाएगा। एल माइनस एस भी हो सकता है, एल माइनस एस भी हो सकता है, क्योंकि वेक्टर एडिशन में तो ये भी हो सकता है कि हमारे पास जरूरत है ना ऐड हो, वेक्टोरिकली जब ऐड होते हैं ना तो हमारे पास यहाँ सब माइनस भी आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका, ये हमारे पास माइनस भी आ सकता है यहाँ पे, दैट डिपेंड्स। और आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब लेस देन हाफ फील्ड वाला केस होता है ना, लेस देन हाफ फील्ड, जब आप कन्फिग्रेशन बनाएंगे उस समय जब आप लिखेंगे, जैसे मान लो 3d3 है, तो 3d3 में आप जब भरेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, 3 आप फिल करेंगे ना इसके अंदर, ठीक है, ऑर्बिटल्स में इस प्रकार से आप फिल कर रहे होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसका स्पिन s बराबर 3/2 हो गया, ठीक है, और लेस देन हाफ फील्ड वाला केस है तो j इज इक्वल टू एल माइनस एस आप यूज करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर j इज इक्वल टू एल प्लस आ जाएगा। हुंस रूल भी यहाँ से आता है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल भी पूछ लेता है कई बार, ठीक है, और LSJJ कपलिंग भी आती है, LSJJ कपलिंग भी यही चीज़ है, सेम टू सेम वेक्टर एटॉमिक मॉडल का ही पार्ट है वो भी एक, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा LS कपलिंग के बारे में, तो j इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L प्लस एस हो जाएगा। तो हम ऐसा कहेंगे कि ये L और S है, ये J के अबाउट, ठीक है, मतलब इंटरेक्ट कर रहे हैं, और J जो है वो B के अबाउट, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई कर रहे हैं ना उसके अबाउट वो प्रोसेस कर रहा है या इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो आप ऐसा कहेंगे, ओके। और जब J के लिए आप करेंगे सारी चीज़ें तो फिर वही सेम टू सेम कहानी है, ठीक है, वही सेम टू सेम आएगा, म्यू J इज इक्वल टू आ जाएगा आपका G mj और अंडर रूट में J ऑफ J प्लस 1 और h कट, वही सेम कहानी है, वही कोस थीटा वाला सेम, ठीक है। अच्छा, ओरिएंटेशंस आप ये 54 और 125 का दिखाना चाहें तो वो भी आप दिखा सकते हैं। इन केस ऑफ डायग्राम अगर आप दिखाना चाहें तो इस प्रकार से आप दिखाएं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप z एक्सिस के अलोंग एक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, और मान लेते हैं इस डायरेक्शन में आपका एक कंपोनेंट टूटा और दूसरा आपका इस कंपोनेंट, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारे पास है मतलब प्लस हाफ और ये हमारे पास है माइनस हाफ, ठीक है, इस प्रकार से ये ब्रेक हो जाता है और दिस इज अवर 0, ठीक है। तो 0 तो इसमें लाइन नहीं करेगा, मैं तो एक सिर्फ रेफरेंस लेवल ले रहा था, ठीक है, पर कोई सिस्टम नहीं है। ये z एक्सिस है हमारे पास, ठीक है, ये SZ है, ये भी SZ है, ठीक है। तो आप देखें कि ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल आप फाइंड आउट करें हैं 54 डिग्री, और एक आप ये एंगल फाइंड आउट किए हैं, ये एंगल कितना है 125 डिग्री, ठीक है। तो आप इस प्रकार से ये S हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, S वेक्टर, इधर भी S वेक्टर, और ये जो आपका मैग्नीट्यूड वाइज आएगा ना, दिस इज SZ वेक्टर, और सिमिलरली यहाँ पर भी आएगा SZ, ठीक है, SZ। इस प्रकार से आप डिनोट कर सकते हैं, मतलब बुक्स में ऐसा दिया रहता है, ठीक है, इस प्रकार से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। Z एक्सिस में इधर लग रहा है, दिस इज S वेक्टर, इसके दो कंपोनेंट्स प्लस हाफ माइनस हाफ, h कट भी आप इसमें इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है, h कट, ओके। और फिर क्या होगा, यहाँ पर जो आप प्रोजेक्शन डालेंगे ना, प्रोजेक्शन डाल रहे हैं ना Z एक्सिस पे, तो आपको Z कंपोनेंट मिलेगा स्पिन क्वांटम स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है, दैट वाज SZ, ठीक है, इसके ऊपर वेक्टर नहीं आएगा SZ के ऊपर, ठीक है, SZ और SZ इस डायरेक्शन में। और ये एंगल आप θ1 θ2 के नाम से बता रहे हैं कि θ1 θ2 जब हमने कैलकुलेट किए तो वो वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं 54 और 125, अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ जो G आता है ना, ये G, ये टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट जब आप फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो उस समय पे ये जो G का वैल्यू होता है दैट कम्स आउट टू बी 1 प्लस में J ऑफ J प्लस 1, ठीक है, और प्लस में S ऑफ S प्लस 1 माइनस में L ऑफ L प्लस 1 एंड डिवाइड बाय हो जाएगा 2J ऑफ J प्लस 1। ये कंप्लीट मेरे पास वैल्यू आती है, और यहाँ से क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया था डायरेक्ट फॉर्मूले से, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड G फैक्टर फॉर द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। और आपको वंस अगर G मालूम चल गया ना तो फिर आप नेट या टोटल, ठीक है, आप मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं ऑफ एनी एटम इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक बार वेक्टर एटॉमिक मॉडल के क्या क्या सक्सेस रहे हमारे पास। तो देखो मेन मुख्य रूप से हम बात करें तो 4 जो है वो हमारे पास आती हैं चीज़ें, और वो चारों चीज़ें आप समझ के चलिए कि फर्दर स्प्लिटिंग है स्पेक्ट्रल लाइंस के, ठीक है। तो फर्दर स्प्लिटिंग जो होती है उनकी बात करूंगा, तो एक तो है जीमन, एक हमारे पास है स्टार्क, ठीक है, जीमन स्प्लिटिंग, स्टार्क इफेक्ट, इसके अलावा फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग, और एक आता है हाइपर फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग,
तो इस प्रकार की फर्दर स्प्लिटिंग्स हमें अलग अलग केसेस में देखने को मिलती हैं। जैसे जीमन इफेक्ट है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए एटम को तब देखने को मिलेगा। स्टार का इफेक्ट है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तब देखने को मिलेगा। फाइन स्ट्रक्चर है, तो फाइन स्ट्रक्चर कब मिलता है? जब हमारे पास ये जो म्यू है, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड भी है, यानी जब मैग्नेटिक मोमेंट चाहे फिर वो एल का हो चाहे एस का हो, ठीक है, जब वो हमारे पास इंटरेक्ट कर रहा होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तब हमारे पास कौन सा केस देखने को मिलेगा? फाइन स्ट्रक्चर जो है आपको स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी। हाइपर फाइन का मतलब हो गया कि जब हम न्यूक्लियर स्पिन को मान करके चल रहे थे कि न्यूक्लियस का कोई हम मास कंसीडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में न्यूक्लियस का तो मास है हमारे पास, ठीक है। तो न्यूक्लियर जो स्पिन है, न्यूक्लियस की भी तो स्पिन है ना, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन बैठा है, न्यूट्रॉन बैठा है, तो न्यूक्लियस की भी स्पिन है। तो न्यूक्लियर स्पिन को जब हम इंटरेक्ट करवाते हैं किससे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, तो हाइपर फाइन स्प्लिटिंग भी हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये थ्योरी हमारे पास कंप्लीट होती है। और अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। देखिए, वेक्टर एटॉमिक मॉडल का थ्योरी हम लोगों ने देख लिया था, कॉन्सेप्ट देख लिया था। अब हम न्यूमेरिकल्स पर प्रोसीड करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि हमारे पास जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन है वो हैमिल्टोनियन आपको गिवन है, ए एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर, जहाँ पे एल ए के हमारे पास ए हमारे पास कांस्टेंट है और एल वेक्टर और एस वेक्टर क्या डिनोट कर रहे हैं? ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर्स को ये डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपको स्प्लिटिंग निकालनी है, ठीक है, स्प्लिटिंग आपने निकालनी है बिटवीन 2p 3/2 एंड 2p हाफ। तो ये क्वेश्चन नेट में पूछा जा चुका है, 2013 की बात है, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। स्प्लिटिंग आपने इन दोनों के बीच निकालनी है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप इस एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हम जानते हैं कि वेक्टर एटॉमिक मॉडल में जो जे है और एल और एस के बीच में जो हमारे पास रिलेशन है वो हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टोरिकली ये दोनों ऐड होकर के हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर प्रोवाइड कर देते हैं। तो जे इज इक्वल टू एल प्लस एस हो गया, ठीक है। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास जे स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस में 2 एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर का वैल्यू आएगा हाफ ऑफ जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और ये वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा हाफ, और इसको आप लिख सकते हैं एच कट स्क्वायर जे ऑफ जे प्लस 1, ठीक है, माइनस में एल ऑफ एल प्लस 1 एंड माइनस में एस ऑफ एस प्लस 1, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा, और सिंपली एच का वैल्यू जो आएगा वो मेरे पास आएगा a/2 एच कट स्क्वायर, ठीक है, और ये जे ऑफ जे प्लस 1 माइनस एल ऑफ एल प्लस 1 एंड माइनस एस ऑफ एस प्लस 1, ठीक है। चलिए, अब मैं यहाँ से पता करता हूँ कि इन स्टेट्स के लिए एल एस और जे का क्या वैल्यूज है, ताकि मैं यहाँ पर पुट करके डिफरेंस निकाल लूँ तो मुझे स्प्लिटिंग पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे 2p हाफ है, तो 2p हाफ के केस में हम देख सकते हैं जे का वैल्यू कितना है? हाफ के बराबर है, ठीक है। और एल का वैल्यू कितना होता है पी स्टेट के लिए? तो एल का वैल्यू होता है 1 के बराबर, ठीक है। और एस का वैल्यू कितना है? तो देखो 2s प्लस 1 मल्टीप्लिसिटी वो कितना है? मुझे 2 दे रखा है, तो एस का वैल्यू कितना हो गया? हाफ हो गया, ठीक है। अब ये जे और एस जब यहाँ पुट करोगे तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों के वैल्यू सेम है, तो बचेगा माइनस एल ऑफ एल प्लस 1। तो सोल्व करने पर कितना आएगा? a/2 एच कट स्क्वायर, ये h1 निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, ड्यू टू द ये हमारे पास जो टर्म सिंबल रहेगा इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो a/2 एच कट स्क्वायर और माइनस में 1 ऑफ 1 प्लस 1, ठीक है। देन दिस कम्स आउट टू बी माइनस a एच कट स्क्वायर, ठीक है। सेम आपने अब करना है 2p 3/2 के लिए। सो 2p 3/2 के लिए हमारे पास होगा j का वैल्यू 3/2, ठीक है, l का वैल्यू 1 और s का वैल्यू हाफ रहेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट करिए, तो h2 हमारे पास आ गया a/2 एच कट स्क्वायर, ठीक है, ओके। सो 3/2 ऑफ 3/2 प्लस 1 कितना हो गया? 15/4, 15/4 हो गया ना यहाँ से, ठीक है। माइनस में l ऑफ l प्लस 1, तो ये हो गया हमारे पास 2, ठीक है। माइनस में s इंटू एस प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/4, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं आगे। a/2 एच कट स्क्वायर, 4 एलसीएम आ गया यहाँ से, तो 15 माइनस 8 एंड माइनस में 3, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 4 ही आ गया, और 4 डिवाइड बाय 4 1 हो गया, तो a/2 एच कट स्क्वायर। सो a/2 एच कट स्क्वायर। अब दोनों के बीच आपको गैप निकालना है, यानी कि डिफरेंस देखना है, तो डिफरेंस आप बिल्कुल देख सकते हैं a/2 एच कट स्क्वायर एंड माइनस ऑफ माइनस a एच कट स्क्वायर, दैट मीन्स द आंसर विल बी 3/2 a एच कट स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 3/2 a एच कट स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। देखिए, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में गिवन है कि हाइड्रोजन एटम जो है एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, विच इज गिवन एज Lm, जहां पे ये जो m है इसका वैल्यू l के बराबर ही है दरअसल, ठीक है। गेट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था।
अब ये कहने लग रहा है कि जो L वेक्टर है, मान लेते हैं इट लाइज ऑन द कोन सच दैट द सेमी वर्टेक्स एंगल, वो हमारे पास कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, बताया था ना वेक्टर एटॉमिक मॉडल में इस प्रकार से। ठीक है, तो मान लेते हैं L वेक्टर है, B एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, एंड दिस कोन का जो हमारे पास सेमी वर्टेक्स एंगल है दैट वाज नथिंग बट 30 डिग्री। ओके, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ से L का जो वैल्यू है, ठीक है, L का जो वैल्यू है, स्मॉल l भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम मान लीजिए आप लोग। तो यहाँ से पूछ रहा है कि L का पॉसिबल वैल्यू क्या होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अगर ये L वेक्टर 30 डिग्री एंगल बना रहा है और इस स्टेट में अगर हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको बताना है L की पॉसिबल वैल्यू क्या है। तो कैसे मालूम करेंगे, आपको ये जो डाटा दे रखा है यहाँ से आप कह सकते हैं सिंपली कि कोस थीटा, जहाँ पे थीटा कितना है 30 डिग्री है, और इसका वैल्यू ऑर्बिटल मोशन को कंसिडर करते हुए हमारे पास आ जाता है ml डिवाइड बाय अंडर रूट में L ऑफ L+1। ठीक है, अब कोस 30 कितना होता है, कोस 30 होता है sin 60 यानी कि अंडर रूट 3/2। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्या आता है ml। तो ml का जो वैल्यू है वो L के बराबर ही दे रखा है ना मेरे को, स्टेट के अंदर आप देख सकते हैं। तो L डिवाइड बाय अंडर रूट में L ऑफ L+1। बस अब यहाँ से L का वैल्यू निकालना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करेंगे तो 3/4, दिस इज इक्वल टू L स्क्वायर एंड डिवाइड बाय L स्क्वायर प्लस L। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया अब ये। ठीक है, आप ऐसे आगे सोल्व कर सकते हैं। तो मेरे पास आएगा 4L स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3L स्क्वायर प्लस में 3L। ठीक है, यहाँ से आ गया L स्क्वायर माइनस 3L इज इक्वल टू 0, और इसे दैट L ऑफ L-3 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से कह सकते हैं या तो L 0 होगा या फिर L का वैल्यू 3 होगा। ठीक है, पर क्या L का वैल्यू 0 पॉसिबल है इस केस में? देखिए, अगर L का वैल्यू 0 हो गया तो M का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर जरा पुट करिए, देखो ये 0 M का वैल्यू, यहाँ 0 और ये 0 + 1 कितना हो गया यहाँ से, ये हमारे पास हो जाएगा कंप्लीट तो 0/0 फॉर्म, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है इस केस में ना। हम ऐसा कह सकते हैं L इज इक्वल टू 0 ये पॉसिबल ही नहीं है, तो दिस डज नॉट एग्जिस्ट। L इज इक्वल टू 3 इज द ओनली द पॉसिबल केस। ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू 3। ठीक है, L इज इक्वल टू 3 इज द करेक्ट आंसर। गेट 2020 में क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको G फैक्टर का वैल्यू बताना है। ठीक है, एक फाइन स्ट्रक्चर लेवल जिसमें ये क्वांटम नंबर्स L, S और J का वैल्यू आपको गिवन है कि L और S दोनों 1 के बराबर है और J का वैल्यू 2 के बराबर है। तो G फैक्टर जो रहेगा, ठीक है, नेट के केस में जो हमें J भी गिवन रहता है, तो हमारे पास रहेगा 1 प्लस में J ऑफ J+1 प्लस S ऑफ S+1 एंड माइनस L ऑफ L+1 और डिवाइड बाय हो जाएगा हमारे पास 2J ऑफ J+1। सिंपली सारी वैल्यूज पुट करनी है। तो देखो आप देख सकते हैं S और L का वैल्यू सिमिलर है ना, 1 के बराबर, दैट मीन्स ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो 1 प्लस में आप देख सकते हैं ये J कैंसिल आउट हो गया, J+1 भी कैंसिल आउट हो गया, मतलब 1 प्लस में 1/2 दैट मीन्स 3/2, बस करेक्ट आंसर हो गया 3/2, डायरेक्ट यहाँ से हो जाता है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट 2019 का, जिसमें हमें ग्राउंड स्टेट दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर द केस ऑफ नियोडीमियम। ठीक है, तो Nd3+ इसका आपको दे रखा है। ठीक है, 4F3 ये हमारे पास स्टेट है जो कि अनफुलफिल्ड है। ठीक है, तो इसमें LS कपलिंग आप अज्यूम कीजिए, और इसके अलावा आपको G फैक्टर भी गिवन है इस केस में 8/11, और अपने नेट या टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट मालूम करना है। ठीक है, बोर मैग्नेट्रॉन के टर्म्स में। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब हो गया μJ, ये कितने के बराबर है, μB, बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो ये वैल्यू आपने फाइंड आउट करना था, गेट 2019 का क्वेश्चन है। तो कैसे मालूम करेंगे इसमें, देखो हमारे पास μJ का पहले तो फॉर्मूला पता रहना चाहिए। तो हमारे पास होता है -E/2m, ठीक है, GJ, और हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट ऑफ J ऑफ J+1, और ये हो जाएगा H कट। तो हम देख सकते हैं ये जो हमारे पास कंप्लीट है दिस टर्म इज नथिंग बट μB। ठीक है, तो मुझे इसका मतलब ये सोल्व करना है ना, ये टर्म मेरे को सोल्व करना है, ये थी। तो आप देख सकते हैं जो G का वैल्यू है वो 8/11 मुझे गिवन है। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या चाहिए, J का वैल्यू चाहिए, और J का वैल्यू L+S भी हो सकता है, L-S भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि हमारे पास ये जो स्टेट है वो 4F3, तो कन्फिग्रेशन हम देख रहे हैं दिस इज पार्शियली फिल्ड ना। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लेस देन हाफ फील्ड वाला केस है। लेस देन हाफ फील्ड वाले केस में J का वैल्यू कितना हो जाता है, L-S होता है। अब L का वैल्यू कितना होगा, तो आप देखें F स्टेट के लिए L का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, SPDF, तो 0 1 2 3, तो 3 हो जाएगा, माइनस में फिर S का वैल्यू। तो देखिए आप जब आप फिल करेंगे इसमें, ठीक है, टोटल 7 होते हैं ना इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा L का वैल्यू यहाँ पर 3 नहीं आएगा, सॉरी, L का वैल्यू जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिखा जाता है तो मैं बताता हूँ, L का वैल्यू होता है समेशन ml,
मैक्सिमम वैल्यू ली जाती है, समेशन सबको ऐड करके m का वैल्यू डिवाइड किया जाता है। आप देख सकते हैं l का वैल्यू इसके लिए 3 है, तो m का वैल्यू होगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये हमारे पास रहेगा ml की वैल्यूज। अब ये 3 में फिल हुआ है ना, तो आप क्या करिए, इन तीनों के कोरस्पॉन्डिंग जो m का वैल्यू है इन सबको आप ऐड कर दीजिए। तो मेरे पास कितना आएगा, -6 है ना, -6 आएगा, बट मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूंगा तो l का वैल्यू कितना आएगा, 6। तो यहाँ l का वैल्यू कितना होगा, समेशन ml दिस मीन 6। ठीक है, यहाँ पर पुट करेंगे 6 माइनस में फिर s का वैल्यू है, तो स्पिन देखिए तीनों का कितना है, हाफ है, और सभी स्पिन अप है तो तीनों जुड़ेंगे तो हाफ हाफ और हाफ 3/2 हो गया है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2, तो नेट मेरे पास आ गया हमारे पास 9/2। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो 8/11 अंडर रूट में 9/2 और 9/2 प्लस में 1, बस आप इसे सोल्व करना है आपने। ठीक है, तो सोल्व करने पर 3.62 के अप्रॉक्स ये आंसर आएगा। ठीक है, 3.62 के अप्रॉक्स। देखिए नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। इसमें हमें लार्मर फ्रीक्वेंसी बताना है किसी प्रोटॉन का जब उसको प्लेस किया गया है इन प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है 1.5 टेस्ला। तो लार्मर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास होता है EB डिवाइड बाय 4πm। जस्ट आपने सारी वैल्यूज पुट करनी है बस यहाँ से। प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, प्रोटॉन का मास और ये मैग्नेटिक फील्ड 1.5 टेस्ला। आप इसको पुट करिए, आंसर निकालिए। लगभग आंसर आपका 63 मेगाहर्ट्ज के बराबर आएगा। मेगाहर्ट्ज ऑर्डर हमारे पास होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में आपको एक स्टेट दे रखी है 3d3। इस स्टेट के लिए आपने फाइंड आउट करना है कि जो L और S है इनके बीच एंगल कितना होगा। ठीक है, L और S के बीच एंगल कितना होगा, मतलब ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है। तो ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही सेम का सेम फॉर्मूला, J = L + S हम जानते हैं। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा L.S वेक्टर दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, तो L.S का वैल्यू आ जाएगा हाफ ऑफ J² - S² - L²। ठीक है, इसका वैसा ले सकते हैं हाफ ऑफ J of J + 1 - S of S + 1 एंड -L of L + 1। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा h²। ओके, अब J, S और L का वैल्यू आप इस स्टेट के लिए मालूम कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर ये वैल्यू J का है हमारे पास टर्म सिंबल में। ठीक है, फिर D हमारे पास ऑर्बिटल के लिए L का वैल्यू कितना होता है, SPD यानी कि 2 हो गया, और ये मल्टीप्लिसिटी 2S + 1 कितना दे रखा है मेरे को, 3 के बराबर है। दैट मीन्स S का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 1 के बराबर। ठीक है, तो S 1 है, L 2 है, J कितना है 3 है, बस यहाँ पुट करना है हम लोगों ने। ठीक है, तो मेरे पास इनके बीच का ये जो एंगल है वो आ जाएगा, मतलब L वेक्टर डॉट S वेक्टर कोस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस कंप्लीट। ठीक है, और ये हमारे पास होता है अंडर रूट में L of L + 1, ठीक है, अंडर रूट में S of S + 1, और जो h² था वो h² इस वाले h² से कैंसिल आउट हो जाएगा। बस जस्ट आपने सारी वैल्यूज पुट करनी है, J की, S की और L की, सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में, और कोस थीटा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आफ्टर सॉल्विंग लास्ट वी आर गेटिंग आंसर विल बी 1/√3। ठीक है, तो होप आपको आज का ये लेक्चर वेक्टर एटॉमिक मॉडल पर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जो है उस पर करेंगे, थोड़ा क्वांटम मैकेनिक्स का हम लोग पोर्शन करेंगे। वो है वैसे एटॉमिक फिजिक्स का टॉपिक स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, बट इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स के ओवरव्यू से करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा अगले लेक्चर में कैलकुलेशन अधिक रहेगी। ठीक है, मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन है उसको हम लोग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, पर्टर्बेशन थ्योरी भी आपको पता होना चाहिए। तो होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।